औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to discuss about protein synthesis machinery. In today's lecture, we will discuss about all those things which are required for a protein synthesis. लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस किया था. आज हम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के बारे में डिस्कस करेंगे और कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ट्रांसलेशन के स्टेप्स हम पढ़ेंगे. तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में जितने भी मतलब चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वन बाय वन. तो पहले तो हम मशीनरी को डिफाइन कर ले कि मशीनरी जो होता है वो किसी एक सब यूनिट से या एक चीज से नहीं बना होता, वो मुख्तलिफ चीजें कंबाइन होके एक प्रॉपर मशीनरी तैयार करता है. सेम इज द केस हेयर. अब द मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, ट्रांसफर आरएनए, amino acyl transfer RNA synthetase, messenger RNA and ribosomes. ये सारे मशीनरी के जो सारे सब यूनिट्स है, मतलब जो चीज़ें प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड है उसको मैंने डिफरेंट कलर्स से शो किया है. तो सबसे पहले तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अमीनो एसिड्स की. जहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा, अगर वहां अमीनो एसिड्स हैं तो तब प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगा, वरना नहीं होगा. इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए अगर प्रेजेंट हो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, अगर नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. तो इस तरह एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेजेस, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम्स, ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट हो तब ही प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल है. अगर इसमें एक चीज भी एब्सेंट हो तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. तो इस लेक्चर में हम ये सारे जो है ये डिटेल में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह. फर्स्ट नंबर जो है किस चीज की रिक्वायरमेंट है? अमीनो एसिड्स की. तो हमने ये बात बार बार डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे बॉडी में जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, कौन से एसेंशियल? वो 20 है. ठीक है. तो प्रोटीन सिंथेसिस में एसेंशियल का मतलब यह हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास कितने रिक्वायर्ड है अमीनो एसिड? 20 एसेंशियल रिक्वायर्ड है. तो यहां आप देख ले, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स must be present in sufficient amount for continuous protein synthesis. अब यहां क्या लिखा है? ये जो रेड कलर में मैंने शो किया है, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो इसका मतलब यह है कि जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो अगर सेल में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो तभी एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल है, वरना नहीं है. फॉर एग्जांपल, अब ये अमीनो एसिड्स कहां से आएंगे? तो हम जो डेली डाइट खाते हैं तो उसमें प्रोटीन्स होते हैं. जब उस प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है तो मतलब आप लोगों ने डाइजेशन पढ़ा होगा 9-10 या FAC के क्लासेस में. तो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद फिर वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो हमारे पास कहाँ चला जाता है? वो सेल में चला जाता है ब्लड के थ्रू. तो इस तरह जब हम ये डेली डाइट में प्रोटीन खाते हैं तो उसकी डाइजेशन और ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास अमीनो एसिड्स बनते हैं उसके रिजल्ट में, और ये अमीनो एसिड जो है ये फिर प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं. तो अगर आप लोग देख ले तो जब भी कोई बंदा किसी बंदे में प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है तो वो जब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको क्या कहता है कि आप ये प्रॉपर प्रोटीन या ये चीजें आप खाएंगे. वो क्यों? क्योंकि उसको
उसका जो डिफिशिएंसी होता है वो एक ख़ास मिनरल या एक ख़ास प्रोटीन की वजह से होता है, तो फिर डॉक्टर उसको सिर्फ जस्ट वही प्रोटीन रिकमेंड करता है। तो इसलिए बस यहाँ आप लोग क्या याद रखेंगे कि 20 डिफरेंट टाइप्स जो है वो अगर सारे प्रेजेंट है तो तभी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो पॉसिबल है, और अगर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो तब। इसके बाद जो है ट्रांसफर आरएनए है, और ये चीज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा वबल हाइपोथेसिस पे होगा, तो उसमें जो है ट्रांसफर आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ट्रांसफर आरएनए इसलिए हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर आरएनए वाज डिस्कवर्ड बाय क्रेक। क्रेक ने जो है क्रेक जो था इसने ट्रांसफर आरएनए को डिस्कवर किया था। ट्रांसफर आरएनए को दूसरा नाम, ट्रांसफर आरएनए के दूसरे नाम्स भी है, जिस तरह के इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये और ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए भी है, और ये सॉल्युबल आरएनए भी है। इसके अलावा इसको एडॉप्टर आरएनए भी कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट नेम्स है। अब ये हमने पढ़ा भी था कि ये सेल में कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए ऑफ द सेल। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अगर सेल में हम उसकी टोटल परसेंटेज देख ले, टोटल आरएनए की परसेंटेज, तो टोटल आरएनए के डिफरेंट टाइप्स है, तो वो उसका परसेंटेज कितना हो गया 100। उस 100 में 10 to 20% जो है वो क्या है, वो ट्रांसफर आरएनए है। अब एटलीस्ट वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर ईच अमीनो एसिड्स। अब इस तरह है कि हर अमीनो एसिड के लिए एटलीस्ट लिखा है, क्या एटलीस्ट। अब कम अज कम हर अमीनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए जो है उसका रिक्वायर्ड होना, मतलब एक ट्रांसफर आरएनए हर अमीनो एसिड के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है। अब जब हम वबल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो फिर ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब हम जहां इसकी ट्रांसफर आरएनए की डिटेल पढ़ते हैं। इन ह्यूमन देयर आर एटलीस्ट 50 स्पीशीज ऑफ ट्रांसफर आरएनए, वेयर एज बैक्टीरिया कंटेन एटलीस्ट 30 स्पीशीज। तो अब ह्यूमन में जो है हमारे पास 50 स्पीशीज ऑफ आरएनए जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरिया में जो है वो 30 स्पीशीज प्रेजेंट है। लेकिन मोस्टली आप लिटरेचर में देख ले तो उसमें ज्यादातर जगहों पर आपको यही मिलेगा कि राउंड अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए आर ट्रांसफर आरएनएज आर फाउंड इन मोस्ट सेल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज की बात हम कर ले तो ज्यादातर सेल्स में हमारे पास 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होंगे। अब ये है ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों को यहां अब क्या, ये जो है ये स्ट्रक्चर आप लोगों को डबल स्ट्रैंडेड नजर आएगा, लेकिन इस तरह नहीं है। ये जब आरएनए है तो आरएनए क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। तो आरएनए की फॉर्मेशन किस साइड से होगी और किस साइड पे एंड होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम होगी। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है, इस पर आप कंसंट्रेट कर ले। जब इसकी समझ आएगी तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर आप लोग वबल हाइपोथेसिस बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो काइंडली इस पे आप कंसंट्रेट कर ले। अब यहां देख ले, ये ट्रांसफर आरएनए है। तो इस ट्रांसफर आरएनए में आप लोग देख ले, जब हम यहां आते हैं तो ये तो हमें नॉर्मल चीजें मिलती है, ये गवानीन गवानीन गवानीन, इस तरह ये साइटोसिन, ये यूरेसिल, ये गवानीन। लेकिन ये आप देख ले, ये मिथाइल गुआनोसिन, इसमें हमको अनयूजुअल बेसेस मिलते हैं, मतलब एबनॉर्मल बेसेस मिलते हैं। तो ये है। अब फिर ये दोबारा ठीक है, ये नॉर्मल बेसिस है, ये भी नॉर्मल है। जब हम यहां आएंगे, यहां दोबारा हमको क्या मिला, यहां दोबारा हमको अनयूजुअल बेस मिला। इस तरह जब आप यहां आएंगे, ये आई आप देख ले, आई इसकी मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में आएगी। इसको हम वबल पोजीशन कहते हैं। तो बस
यहाँ आप जस्ट इतना याद रख ले कि ये वबल पोजीशन है, इसका डिटेल जो है वो कल के लेक्चर में वबल हाइपोथेसिस में हम डिटेल में ये बात डिस्कस करेंगे कि ये वबल पोजीशन क्या है और ये आई क्या है। तो आई भी जो है आई, ये भी हमारे पास एबनॉर्मल या अनयूजुअल बेस है। इस तरह ये देख ले, ये तो इसमें ट्रांसफर आरएनए में हमारे पास डिफरेंट अनयूजुअल जो है वो बेसेस हमको मिलते हैं। तो ये जो है ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ट्रांसफर आरएनए के 3 लूप्स होते हैं। कितने लूप्स? 3। एक होता है जो, ये बात याद रख ले, 5 प्राइम एंड पे जो लूप हमको नजर आता है इसको डी लूप कहते हैं। कौन सा? डी लूप। फिर 3 एंड, ये 3 एंड है, तो ये लूप हमको किस साइड पे नजर आ रहा है? 3 प्राइम एंड के लूप पे, 3 प्राइम एंड पे। तो इस लूप को हम क्या कहते हैं? इस लूप को हम टी लूप कहते हैं। और अब इस लूप्स के डिफरेंट फंक्शंस है जो कि इस डायग्राम में दिए गए हैं। अब इसके अलावा जो सबसे नीचे वाला लूप आपको नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको एंटी कोडान लूप कहते हैं। मतलब मैसेंजर आरएनए पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैसेंजर आरएनए पर हमारे पास कोडान्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडान लूप्स पे हमारे पास एंटी कोडान्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एंटी कोडान्स, इसकी क्या होगी? इसकी कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी कोडान के साथ, और ये एक स्पेसिफिक अमीनो, जब इसकी कंप्लीमेंट्री बाइंडिंग हो जाएगी तो ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोट करेगा, और हर ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक खास अमीनो एसिड को लाएगा, और जब उसको अपना मतलब को इस एंटीकोडान्स को जब अपना कोडान मैसेंजर आरएनए पर मिल जाता है तो वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को फिर कोट करता है, और इस तरह हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की चेन की फॉर्मेशन होती है। तो अब हमने क्या पढ़ा? डी लूप पढ़ा, टी लूप और इसके अलावा एंटीकोडान लूप। अब ये जो है ये पिंक शेडेड रीजन में जो आपको नजर आ रहा है ये वेरिएबल लूप है। वेरिएबल लूप का मतलब ये है कि जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट मोस्ट सेल में हमारे पास 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट है। तो ये लूप जो है ये वेरिएबल मतलब कि इट चेंजेस फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। मतलब ये एक ट्रांसफर आरएनए में इसकी नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ आप कितने बेसेस है? 1 2 3 4, इसमें यहाँ 4 है, शायद नेक्स्ट में 5 हो, इस तरह नेक्स्ट में दूसरे में 7 हो। तो ये वेरिएबल लूप है। तो ये भी ट्रांसफर आरएनए का पार्ट है। तो अब यहां देख ले, ये जो है ये एंटीकोडान स्टेम है, ठीक है। ये क्या है? ये वेरिएबल लूप है, और ये एक्सेप्टर स्टेम है। एक्सेप्टर स्टेम का मतलब ये है, यहां क्या लिखा है? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, मतलब अमीनो एसिड जब ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड होगा तो वो 3 प्राइम एंड पे बाइंड होगा, और 3 प्राइम एंड पे ये बात नोट कर ले अपने साथ, 3 प्राइम एंड पे हमको एक स्पेशल सीक्वेंस हमेशा नजर आएगा जिसको हम CCA कहते हैं, मतलब साइटोसिन एडेनिन। तो अब बात स्टूडेंट यहां मिस्टेक कर लेते हैं, वो इसको किस तरह रीड करते हैं? एडेनिन साइटोसिन। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैसेंजर आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए की रीडिंग हम हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ करते हैं। तो 5 प्राइम से तो सी आ रहा है, CCA। ए की जो OH ग्रुप है, OH, इस पर अमीनो एसिड आके बाइंड होगा। और ये बात नोट कर ले, ये मैंने यहां मेंशन नहीं किया है लेकिन आप अपने साथ नोट कर ले कि जब अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड हो जाता है तो उस ट्रांसफर आरएनए को फिर हम चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और जब अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच नहीं होता तो फिर इसको अनचार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। अब जस्ट हम इस सेकंड डायग्राम में इस लूप्स की फंक्शंस पढ़ते हैं। अब यहां देख ले, ये कौन सा लूप है? डी लूप है। तो यहां क्या है? रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंजाइम। अब ये लूप जो है
अमीनो एसिड को जब एक्टिवेट करेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रहे हैं ये बात। तो जब एक एंजाइम हमारे पास होगा एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, वो 2 स्टेप रिएक्शन करेगा, लेकिन वो अभी बात में आ रहा है, यहां आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस सिंपली ये याद रख ले कि जो एंजाइम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है, तो ये उस एंजाइम्स को मतलब ये अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस में जिस तरह हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि मशीनरी में क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज रिक्वायर्ड था, तो वो डी आर्म रिकॉग्नाइज करेगा उस एंजाइम को। इस तरह राइबोसोम भी रिक्वायर्ड था, तो राइबोसोम को टी आर्म जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा एंटीकोडान लूप जो है, या ये नीचे सबसे लास्ट वाला लूप, तो ये जो है ये मैसेंजर आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये इन 3 लूप्स की फंक्शंस थी। तो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए के बारे में था। अब in 1965 Robert Hole proposed the structure of yeast phenylalanine transfer RNA। फिनाइल एलेनिन ट्रांसफर आरएनए मतलब जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि एटलीस्ट हर अमीनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर आरएनए होना चाहिए, तो इस तरह यीस्ट में जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड था उसका जो ट्रांसफर आरएनए था, तो उसका स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? उसका स्ट्रक्चर रॉबर्ट होले ने 1965 में प्रपोज किया था, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1968 में। ठीक है, अब ट्रांसफर आरएनए जो है, ट्रांसफर ये मैक्रोमॉलिक्यूल है सेल में, लेकिन यहां एक बात और भी आप लोग जहन में रख ले कि ट्रांसफर आरएनए इज द लाइटेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल इन द सेल, मतलब सबसे कम हल्का लाइटेस्ट वेट वाला मैक्रोमॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास सेल में क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए होता है। तो दिस मैक्रोमॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज नाउन एज क्लोवर लीफ मॉडल। इस ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर को जो फिनाइल एलेनिन के अमीनो एसिड के लिए प्रपोज हुआ था, उसका स्ट्रक्चर, तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया? क्लोवर लीफ मॉडल। अब ये क्लोवर लीफ मॉडल क्या है? तो यहां आप लोग देख ले, ये प्रीवियस स्लाइड में हमने एक्सप्लेन कर लिया ये स्ट्रक्चर। तो और यहां आप क्लोवर प्लांट की लीफ को देख ले, तो ये इसका एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप, और ये जो रीजन है ये हमको इस लीफ का जो पेटियोल है ये नजर आ रहा है। तो इस तरह ये जो है ये क्लोवर प्लांट के लीफ की तरह स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया गया? क्लोवर लीफ मॉडल। और ये जो स्ट्रक्चर है जो क्लोवर लीफ मॉडल वाला, ये याद रख ले कि ये 2D है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और तकरीबन ये 78 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये आप लोग इस पर कंसंट्रेट कर ले। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए आर, इट हैज अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेस लाइक। अब ट्रांसफर आरएनए की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें अनयूजुअल नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों को उस ट्रांसफर आरएनए के डायग्राम के स्ट्रक्चरल डायग्राम में आप लोगों को बताया कि आई था ना, आई जो वबल पोजीशन पे आई लिखा था, तो ये इनोसिन, इस तरह सूडो यूरासिल, मिथाइल गुआनोसिन, डाइहाइड्रोयूरोडीन, राइबोथाइमिडीन, ये जो है ये हमको अनयूजुअल बेसिस मिलेंगे। कहां? ये हमको ट्रांसफर आरएनए में के स्ट्रक्चर में मिलेंगे। अब in a transfer RNA 10 to 15 नाइट्रोजन बेसेस आर अनयूजुअल, मतलब जिस तरह हमने 2D स्ट्रक्चर में पढ़ा कि ये राउंड अबाउट 78 अमीनो एसिड से बना है, तो इसमें तकरीबन 10 to 15
तक जो बेसिस हैं वो 10 to 15 तक 78 बेसिस में 10 to 15 जो होंगे वो हमारे पास अनयूजुअल बेसिस होंगे। अब ट्रांसफर आरएनए जो है ये 2D स्ट्रक्चर को भी एज्यूम करता है और 3D को भी, लेकिन क्लोवर लीफ मॉडल जो है वो 2D स्ट्रक्चर का है। ये बात जहन में याद रख ले कि जो हमने क्लोवर लीफ मॉडल का स्ट्रक्चर पढ़ा वो 2D का बनता है क्लोवर लीफ मॉडल। जब ये 3D स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेता है तो फिर इसका शेप जो है वो इन्वर्टेड एल की तरह हमको नजर आता है। तो ये भी आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आरएनए ट्रांसफर आरएनए जो है ये 2D स्ट्रक्चर को एज्यूम करता है या 3D को। तो एक ऑप्शन में 2D दिया होगा, दूसरे में 3 और तीसरे में दोनों, तो फिर उसमें आप लोगों ने बोथ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ट्रांसफर आरएनए शोज एबनॉर्मल बेस पेयरिंग, ये वबल हाइपोथेसिस में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर आरएनए जो है ये एबनॉर्मल बेस पेयरिंग को भी शो करता है। अब थर्ड नंबर पर जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है, वो थर्ड नंबर पर जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेसिस। ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि ये ग्रुप जो है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड है। Amino acyl transfer RNA synthetase, this is the abbreviated form of this group of enzyme, are highly conserved family of 20 different enzymes that are critical components of cellular protein synthesis machinery। ये जो है ये तकरीबन एक फैमिली है डिफरेंट 20 डिफरेंट एंजाइम्स का, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी के लिए एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, मतलब एक जरूरी कंपोनेंट है। अगर ये होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, अगर नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अब इसका काम क्या है? ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली रिकॉग्नाइज a specific amino acid and all transfer RNA that corresponds to that amino acid, iso accepting transfer RNA up to 5 per amino acids। तो ये बात जो है इसमें इसका मतलब ये है इस सेंटेंस का कि इसका 20 डिफरेंट टाइप्स है, तो इसमें हर मेंबर जो है इस फैमिली का हर मेंबर जो है हर एंजाइम वो एटलीस्ट जो है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड और उसके आरएनएस को, अब ये जब हम कल पढ़ेंगे कि ट्रांसफर आरएनए सेल में 40 है और कोडान्स क्या है, कोडान्स 61 है सेंस कोडान, तो मतलब इसका ये हो गया कि ट्रांसफर आरएनए कम है और कोडान ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रांसफर आरएनए मतलब एक से ज्यादा कोडान को रिकॉग्नाइज करेगा। तो अब ये एंजाइम क्या करता है, ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है और उसके जितने भी ट्रांसफर आरएनए होंगे उसके लिए, मतलब जिस तरह हमने आप लोगों ने वो आंसर जो मुझे सेंड किया था कि 6 एक अमीनो एसिड जिसके लिए 6 कोडान रिक्वायर्ड है, मतलब तो आप लोगों ने वो आंसर मुझे सेंड किया था। तो अब उसमें ल्यूसिन था, सीरीन इस तरह फॉर एग्जांपल, तो अब ल्यूसिन है उसके लिए हम कहते हैं कि 6 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है। तो अब इस 6 ल्यूसिन है और उसके लिए 6 कोडान हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो अब इस एंजाइम ने क्या किया कि उस ल्यूसिन अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया और उसके लिए अब कितने आरएनए होंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसके लिए 4 आरएनए है, 3 है, 2 है, तो उस सारे आरएनए को ये एंजाइम जो है ये रिकॉग्नाइज करेगा एक खास अमीनो एसिड का, जितने भी आरएनएज होंगे, तो इसको हम फिर आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। अप टू 5 पर अमीनो एसिड, ये आइसो एक्सेप्टिंग आरएनए कितने तक हो से है, ये 5 पर अमीनो एसिड तक हो सकते हैं। तो ये तो इसका काम था। अब ये एंजाइम जो है ये अपना सारा फंक्शन 2 स्टेप रिएक्शन में करता है। तो ये अब कैसे करता है काम, तो यहां देख ले, they catalyze the 2-step amino acylation reaction during protein synthesis।
मतलब ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप्स में होता है। अब कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट स्टेप जो है, first step involves activation of amino acid by an ATP molecule, resulting in the formation of amino acyl adenylate and release of inorganic phosphate PPI। ठीक, तो यहां अब क्या हो गया कि फर्स्ट स्टेप में जो है अमीनो एसिड सेल, ये भी याद रख ले कि अमीनो एसिड सेल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेप में ये उस अमीनो एसिड्स की एक्टिवेशन करता है थ्रू एटीपी, और जब उसकी एक्टिवेशन हो जाती है तो इससे अमीनो एसाइल एडिनाइलेट बन जाता है। उससे क्या बन जाता है? अमीनो एसाइल एडिनाइलेट। अब जब ये बन जाता है तो मतलब ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, तो उसके एक फॉस्फेट की एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो गई। तो अब ये जो है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो था ये रिलीज हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप the activated amino acid is transferred to the 2' or 3-OH group of the terminal adenosine of its cognate transfer RNA while releasing AMP। फर्स्ट स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाया। उसके 3' पे एक खास किस्म का सीक्वेंस है जिसको हम CCA कहते हैं। तो अब ये टर्मिनल एडिनोसिन जो है ऊपर सबसे CCA है, तो A का जो या 2' पे क्या होगा? OH होगा या 3' पे। तो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है ये एंजाइम जो है ये उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को उसके साथ बाइंड करेगा और AMP को रिलीज करेगा। तो इस सारे स्लाइड का जो समरी है वो इस पिक्चर में आप लोगों को शो किया गया है। तो यहां आप लोग देख लिए ये अमीनो एसिड है, ठीक है, एटीपी यहां ऐड हो गया और यहां अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम है, ये जो है ये वाला एंजाइम है। जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो इससे हमारे पास एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बन गया। कौन सा अमीनो एसिड? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बन गया। और यहां जो है ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये रिलीज हो गए। अब सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट वाला स्टेप हो गया जिसमें जस्ट अमीनो एसिड की एक्टिवेशन हो गई। सेकंड स्टेप में आप लोग अब देख ले, सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में जो है ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो था वो यहां CCA सीक्वेंस है, ये 3' है और ये नीचे वाला 5' है। तो इस एडिनोसिन का OH ग्रुप के साथ जो कि या थर्ड कार्बन या सेकंड कार्बन पे है उसके साथ ये अमीनो एसिड अटैच कर लेगा और AMP को रिलीज कर लेगा। तो ये था ट्रांसफर अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस की। अब इसके बाद जो है मैसेंजर आरएनए की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है उसके पास तो एक कोड है और वो कोड उसने डीएनए से लाया है। तो अब इस कोड से प्रोटीन बनेंगे, तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर्ड है, मैसेंजर आरएनए की भी जरूरत है। द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड is a template for the synthesis of desired polypeptide must be present। तो एटलीस्ट एक स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए का होना जरूरी है जो कि एज अ टेम्पलेट काम करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब इसके बाद जो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम आपने साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा कि राइबोसोम जो है वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है जो कि 2 चीजों से बना हुआ है, एक प्रोटीन से और एक राइबोसोमल आरएनए से बना है। तो इन दोनों चीजों से राइबोसोम बना है। अब राइबोसोम जो है इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, ये आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है टीचर्स ने और दूसरे टीचर्स ने। तो अब राइबोसोम जो है उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक को हम लार्जर सब यूनिट कहते हैं और दूसरे को हम स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। लेकिन जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो फिर इसका डिटेल स्ट्रक्चर फिर हम वहां भी समझेंगे, लेकिन ये बात जस्ट यहां तक आप लोग याद रख ले कि लार्ज सब यूनिट जो है, लार्जर सब यूनिट, तो उसमें 3 साइट्स होते हैं, A, P, E साइट। क्या? A साइट, P साइट, E साइट।
ये जो है ये एमिनो एसाइल साइट है, ये पेप्टिडाइल साइट है और ये एग्जेट साइट है। लेकिन इसकी यहां अगर आप लोग देख ले तो ये किस तरह लिखा है, मतलब राइट पे ए लिखा है और ई जो है वो मतलब ए जो है ए लेफ्ट पे लिखा गया है और ई राइट पे। लेकिन जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरह नहीं है। फिर ए जो है ए असल में ए का पोजीशन कहाँ है, वो राइट साइड पे है, यहाँ इस तरफ होगा, फिर उसके बाद पी होगा और लेफ्ट पे फिर ई होगा। तो बस जहां यहाँ सिर्फ आप लोग इतना याद रख लीजिए, फिर कल परसों वाले लेक्चर में जब हम ट्रांसलेशन की स्टेप्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा स्मॉलर सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का, उसमें एक साइट होता है बाइंडिंग साइट, और वो साइट किसके लिए होता है, वो मैसेंजर आरएनए के लिए होता है। मैसेंजर आरएनए, अब ये भी एमसीक्यूज है कि मैसेंजर आरएनए किस सब यूनिट के साथ बाइंड होगा, तो ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड होगा। तो ये राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। अब इसके अलावा प्रोटीन्स फैक्टर्स की जरूरत है। जिस तरह हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड थे, इनिशिएशन के लिए, टर्मिनेशन के लिए। सेम इज द केस हियर टू, कि यहां भी प्रोटीन्स फैक्टर रिक्वायर्ड होंगे इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन के लिए। इसके अलावा जो है some of these proteins factor perform a catalytic function where other appears to stabilize the synthetic machinery। इसमें प्रोटीन्स फैक्टर जो है, इसमें कुछ प्रोटीन फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो तो इनिशिएशन, एलांगेशन और टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, कैटालिटिक फंक्शन हो गया। इसके अलावा इसी प्रोटीन फैक्टर में कुछ प्रोटीन फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि सिंथेटिक मशीनरी की स्टेबलाइजेशन करते हैं, उसको स्टेबल रखता है। तो ये था प्रोटीन फैक्टर्स के बारे में। अब लास्ट वन जो है, लास्ट कंपोनेंट उसका ये है एनर्जी सोर्सेज। ट्रांसलेशन जो है इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज होती है, तो वो कहां यूज होती है, क्लीवेज ऑफ 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स is required for the addition of one amino acid to the growing peptide polypeptide chain। सिंपल अल्फाज में ये बात आप लोग याद रख ले कि जब हम साइटोप्लाज्म से एक अमीनो एसिड को लेंगे और उसको एक पॉलीपेप्टाइड में ऐड करेंगे, एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड में ऐड करेंगे, तो इस प्रोसेस में 4 हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे। तो अब ये कहां कहां, तो यहां देख ले आप, इसमें जो है 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो है वो एटीपी से आते हैं, मतलब एटीपी के ब्रेक होते हैं, और 2 जो है वो जीटीपी के। लेकिन एटीपी अब कहां यूज होता है और जीटीपी, तो ये अब इस सेंटेंस में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 2 from ATP in the amino acyl transfer RNA synthetase reaction। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में जो है अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिएक्शन देख लिए, जो 2 रिएक्शंस थे, तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन में अमीनो एसिड की एक्टिवेशन हो जाती है, एक फास्फेट रिलीज होता है, फिर क्या सेकेंड स्टेप में अटैचमेंट होती है, तो उसमें एएमपी रिलीज होता है, तो मतलब एटीपी से एएमपी बन गया, तो मतलब 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो है वो यहां ब्रेक हो गए। तो वन इन द रिमूवल ऑफ PPI and one in the subsequent hydrolysis of PPI to 2PI by pyrophosphatase। तो इसमें जो है ये डिटेल में हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एटीपी से 2 जो है, मतलब एटीपी से एडीपी, फिर एडीपी से एएमपी, तो मतलब कितने बॉन्ड यहां ब्रेक हो गए, 2। तो ये 2 जो है ये एटीपी से आए थे। अब and 2 from GTP, 1 for binding the amino acid transfer RNA to the A site and 1 for the translocation step। अब ये जो है ये पॉइंट यहाँ आप लोग याद रख ले, ये ट्रांसलेशन के स्टेप में ये पॉइंट क्लियर होगा कि जब हम ट्रांसफर आरएनए को ए साइट पर अटैच करते हैं
तो उसके लिए भी एक स्टेप रिक्वायर्ड होता है। और नेक्स्ट जो है ये ट्रांसलोकेशन स्टेप क्या है, दूसरा जो है जीटीपी की हाई एनर्जी बांड जो है वो ब्रेक होता है ट्रांसलोकेशन स्टेप में। तो ये ट्रांसलेशन के स्टेप में ये सेंटेंस, ये बात याद रख लीजिए, उसमें क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो ये था आज का लेक्चर, कल इंशाल्लाह वबल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।